Hello everyone. So today we are going to start our subject, that is what? Drafting, pleading and appearances. Basically ये subject 3 portion cover करेगा. Number 1 is drafting. तो ड्राफ्टिंग में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, क्या करनी है और कैसे कैसे ड्राफ्ट होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हम एंटर करेंगे, वो सारा पोर्शन, थियरी एंड ड्राफ्ट बोथ. प्लीडिंग्स. प्लीडिंग्स है कोर्ट वाला पोर्शन कि हम कोर्ट में प्लीड करते हैं, एनसीएलटी को प्लीड करते हैं, वहां पे क्या रिप्लाई करना है, किसी ने हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, हम किसी के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, बस सू वाले जितने भी केस हैं वो सारे प्लीडिंग्स में आते हैं. एंड अपीयरेंसेस. अपीयरेंसेस मतलब प्रोफेशनल एटिकेट्स, कैसे हमें अपीयर होना चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा बेसिक वाला चैप्टर रहेगा. ये अपीयरेंसेस वाला तो हमारा एक सिंगल चैप्टर ही है, बाकी पूरा एंटायर ड्राफ्टिंग 2 ही चीजों पे फोकस्ड है, एंड दैट इज व्हाट? ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग्स. चलिए, तो प्लीडिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ड्राफ्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. वंस अपॉन अ टाइम की बात है, अकबर बीरबल की स्टोरी सुनी होगी ना आपने, बचपन में बहुत सुनी होगी, अभी भी सुनते होंगे शायद, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो एग्जैक्टली ऐसे बहुत 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 पुराने जमाने की बात है, एक गांव था. उस विलेज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बहुत रिच पर्सन्स थे, बाकी सब मिडिल क्लास, है ना. 2 बड़े बिजनेसमैन थे राजा के अलावा, ऑब्वियसली किंग तो सबसे रिच होता ही है. उसके अलावा जो उस पर्टिकुलर विलेज में जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं, उनमें 2 लोग काफी बड़े बिजनेसमैन थे, जिसमें से एक का नाम था बदीराम और एक का नाम था नेकीराम. अच्छा, आपको नाम से क्या समझ में आ रहा होगा, कैसे लोग होंगे? नेकीराम कैसा होगा? बहुत ही ईमानदार, है ना, और अपने, हाँ, हम्बल, ऑनेस्ट और अपने वर्ड्स पे रहने वाला इंसान, है ना. और वेरस बदीराम किस टाइप का इंसान है? जो बहुत ही कनिंग है ना, हाँ, रूड है और बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाय हुक और बाय क्रुक पैसा आना चाहिए, दैट्स इट. ऐसा वाला इंसान था. देखो, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, अच्छा इंसान भी कमा सकता है, बुरा इंसान भी कमा सकता है. अब ये दोनों ही अपने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से पैसा अर्न कर रहे थे, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है ना, पैसे के साथ साथ उसको गुडविल और रेपुटेशन भी मिलती है कि नहीं. सारी जनता जो भी थी वो नेकीराम को बहुत प्यार करती थी, और बदीराम से सब लोग बड़े डरते भी थे, नफरत भी करते थे, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को ये वो. तो इस बात से ना बदीराम को बहुत गुस्सा था. ये नेकीराम, ऑल्दो इसकी असेट, इसकी प्रॉपर्टी मेरे बराबर है, फिर भी लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं. बोले एक दिन कभी ना कभी आएगा जब मैं इसको सबक सिखाऊंगा. तो अब ऑब्वियसली बैड हार्टेड पर्सन है, तो दिमाग में कुछ ऐसी कनिंगनेस चलती रहती है, सबक सिखाऊंगा, मजे चखाऊंगा, कुछ समथिंग सॉर्ट ऑफ. अच्छा, अब ये जो है बदीराम नेकीराम, दोनों के पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, लेकिन नेकीराम अपने कमिटमेंट का पक्का, लेकिन बदीराम अपनी बातों से यूं मुकर जाता था, कभी भी कुछ भी बोल देता था, कभी भी कुछ भी कर लेना. अच्छा, लेकिन सबके दिन एक जैसे नहीं होते ना, हमेशा वक्त बदलता है. जैसे आज से कुछ टाइम पहले आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट थे, नाउ यू आर डन विद योर सीएस एग्जीक्यूटिव, एकदम वक्त बदल गया, नाउ वी आर इन प्रोफेशनल, और बहुत जल्दी वक्त बदलेगा, एंड वी विल बी कंपनी सेक्रेटरी, एंड देन वी विल डूइंग जॉब इन अ गुड कंपनी, कंप्लाइंस ऑफिसर बन जाएंगे हम, वक्त बदलेगा. अच्छा, एक बात बताओ कि अच्छा हो बुरा हो, वक्त वक्त चेंज होता रहता है, तो लोगों की असलियत बुरे वक्त में सामने आती है कि नहीं. अच्छा, अच्छे वक्त में ये आप लोगों ने कभी रियलाइज किया, आप तो इतने बड़े हो गए, अब तो इतने मेच्योरिटी हो गई है, हम लोग को प्रोफेशनल में आ गए हम लोग, कभी रियलाइज किया आपने कि बहुत बुरा वक्त था तब, बहुत क्लोज लोग ही आपके साथ में थे, बाकी सारे फ्रेंड्स या जो भी अदरवाइज लोग छट नहीं हो जाती है, ऐसा हुआ है कभी? किस किस के साथ हुआ है? हुआ है, हुआ है ऐसा. ओके, और आप लोगों के साथ ऐसा कुछ फील नहीं किया रियलाइज? अच्छा, ठीक है, फाइन. तो अभी यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं, ये अपना काम कर रहे थे, एक दिन सडनली जो नेकी राम है, उसके बिजनेस में उसको लॉसेस होना स्टार्ट हुआ, और लॉसेस ऐसा नहीं, लोग एक्चुअली उसका पैसा लेके बैठ गए और उसको रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो अनड्यू डिले हो रहा था. अब आगे से लोगों का पैसा नहीं आएगा, तो बट ऑब्वियसली नेकी राम कहाँ से लौटाएगा लोगों को, क्योंकि चैनल चलता है, मेरे पास पैसा आता है, मैं आगे पेमेंट कर देता हूँ. तो अब नेकी राम के लिए एक प्रॉब्लम है कि आगे से पैसा तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको तो टाइमली पेमेंट करना है.
नहीं तो लोग क्या करते हैं, मेरे पास आगे से पैसा नहीं आया, मैं कहाँ से दूँ, है ना, दिस इज व्हाट द नॉर्मल टेंडेंसी। लेकिन नेकी राम तो एकदम जुबान का पक्का, उसने बोला आई एम द ऑनेस्ट पर्सन, सामने से चाहे पैसा आए कि नहीं आए मैं तो टाइम पे लौटाऊंगा, अब चाहे कहीं से भी पैसा लूँ मैं लौटाऊंगा, लेकिन ठीक है भाई। तो नेकी राम के धीरे 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 सारे फंड्स जो हैं ब्लॉक्ड हो चुके हैं, पैसा चला गया है और ड्यू डेट आ चुकी है लोगों को पेमेंट करना। तो नेकी राम को अब समझ नहीं आ रहा कैसे अपना कमिटमेंट फुलफिल करें। तो अब उसने सोचा कि इस गांव में ज्यादा पैसे वाला तो कोई है नहीं जिससे मैं मनी बोरो करूं, तो अंत पंत कौन बचता है, बदीराम। ही इज द ओनली वन जिससे वो पैसे लोन पे ले सकता था। तो नेकी राम वॉज टू मच हेजिटेटेड, उसको पता है कि यार बदीराम मेरे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचता है और उसको तो एक मौका मिल जाएगा, ऊपर से मुझे पैसे तो देगा नहीं, मेरी इंसल्ट और करेगा। तो अभी यहाँ पे फिर भी मरता क्या ना करता समहाउ, क्या करे, अब ऑप्शन तो बचा नहीं है, पैसे तो यहीं से मिल सकते हैं, तो अगर ट्राई करने में तो क्या ही जाते हैं, ट्राई तो करना चाहिए इंसान को हमेशा। तो नेगी राम कहाँ पहुंचा, बदीराम के पास। उसको बोला कि यार प्लीज मुझे कुछ पैसे वैसे की जरूरत है। तो बदीराम ने बोला भाई क्या हो गया तेरे को अचानक से, मतलब आप हमारे घर आए। एक्चुअली जो है ना इस तरह के लोग होते हैं ना, काफी मैनिपुलेटिव भी होते हैं, सामने से कुछ और दिखाई देंगे, पीछे से कुछ और ही होंगे, सामने से इतने अच्छे इतने अच्छे इतने अच्छे दिखाई देंगे कि अच्छे लोग भी बेकार लग जाएंगे। तो नेगीराम जैसे उसके घर पहुंचा तो ही वेलकम्ड लाइक जैसे बेस्ट बडी वेलकम हो रहा है वैसे उसमें, और ये नेकी राम तुम मेरे घर कैसे, मतलब आज तो मैं धन्य हो गया और पता नहीं क्या क्या। नेकी राम वाज लिटिल बिट सरप्राइज्ड, यार ये क्या हो गया इसको, ये ऐसे कैसे बातें कर रहा है। क्या ठीक है यार, इट्स ओके कोई नहीं। अब उसने अपनी कहानी सुनाई कि भाई सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, मेरा पैसा ब्लॉक हो चुका है एंड आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू रीपे माई लाइबिलिटीज, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो किसी तरह से, मुझे कुछ पैसे वैसे लोन वोन दे दो तो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा काम। तो बदीराम ने बोला अरे इतनी सी बात बस, ये लो अभी देता हूँ पैसे। तो नेकी राम बस पैसे दे रहा है। बदीराम ने बोला मैं बिल्कुल जितना तुम्हें पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, लेकिन मैं राइटिंग में अग्रीमेंट करूंगा। तो नेकी राम ने बोला अरे इसमें क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा राइट बनता है, लिखो तुम। और वैसे भी मैं तो बोल दिया जुबान वही इनफ है, क्योंकि सबको पता है कि मैंने जो बोल दिया वो मैं पे करूंगा ही करूंगा। तो बदीराम ने बोला बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपन तो राइटिंग में अग्रीमेंट करनी है। ठीक है भाई। इन्होंने जैसे ही लोन वोन की बात की तो उसने कहा कि हाँ एग्रीमेंट एंटर करेंगे। तो उसने एक कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी, कि अगर तुमने मुझे लोन रीपे नहीं किया तो मैं तुम्हारी बॉडी से क्या निकाल लूंगा, फ्लैश निकाल लूंगा। What is said? If you fail to pay loan on due date, then you will have to give a pound of flesh from your body. पुराने जमाने में ऐसे ही होता था ना, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, मतलब कुछ भी कंडीशन डाल देते थे। तो उस वक्त ये सब कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेकी राम ने कहानी सुनी उसकी, वो तो एकदम सदमे में आ गया, बोले यार ये कैसी कंडीशन है, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊं तो मेरा घर बार रखवा लेता, मकान रखवा लेता तो समझ में आता है, तो मेरी बॉडी से फ्लैश निकलवा लेगा, वो भी कितना, 1 पाउंड। इसका सिंपल सिंपल है मर्डर। मतलब वो कहना चाह रहा है कि बेटा अगर तूने ना पेमेंट नहीं दिया ना मुझे तो तो बेटा तू गया काम से, है ना। उसको तो अच्छा खासा मौका मिल गया था ना। तो नेकी राम ने बोला ठीक है यार, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। उसको खुद पे बिलीव था कि मैं टाइमली पेमेंट कर ही दूंगा, ऐसे कुछ सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा, तो इसीलिए वो ही अग्रीड फॉर दिस फूड पटांग कंडीशन। उसने बोला ठीक है यार कोई नहीं, हम राइटिंग में अग्रीमेंट कर लेते हैं, और अगर मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया ना तो आई विल गिव यू फ्लैश फ्रॉम माई बॉडी। ओके, दोनों ने अग्रीमेंट एंटर कर लिया, और जब दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया, ड्यू डेट भी आ गई। लेकिन ड्यू डेट पे फिर से परेशानी आ गई, क्योंकि नेकी राम के जितने भी लोग थे पैसा लेके बैठ गए हैं और लौटा ही नहीं रहे। ही वॉज थिंकिंग कि ड्यू डेट पे टाइमली पेमेंट आ जाएगा अब तो लोगों से, क्योंकि जो ईमानदार लोग होते हैं वो दूसरे को भी ईमानदारी समझते हैं। ही वॉज थिंकिंग कि यार टाइमली पेमेंट आ ही जाएगा, लेकिन फिर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं आया। अब नेकी राम वॉज स्ट्रेस्ड, टेंस्ड, समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब तो मैंने राइटिंग में और लिख के दे रखा है कि अगर मैंने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मेरी बॉडी से फ्लैश निकाल लेगा।
जबकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है एज सच। सामने से पेमेंट ही नहीं आ रहा तो मैं करूँ कहाँ से? तो बदीराम आ गया, लाओ जी पैसे निकालो। नेकी राम ने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और तुम चाहो तो पेमेंट मेरी प्रॉपर्टीज बेच करके ले सकते हो। उसने कहा नहीं, ड्यू डेट आ गई है, पेमेंट तुमने दिया नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी से फ्लैश ही निकालूंगा, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। एक्चुअली ही वॉज नॉट इंटेंडिंग टू गेट दिस मनी। उसको तो सिंपली नेकी राम से रिवेंज लेना था, क्योंकि ही हैड ग्रजेस फॉर हिम कि लोग सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी नहीं करते हैं। लेकिन अच्छा मौका भी ये रहेगा ही नहीं, लोगों को बाय डिफॉल्ट मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो उसको मारना चाहता था। नेकी राम वॉज स्कैर्ड, और इसलिए डर के मारे वो कहाँ पहुंच गया? अकबर के दरबार में। बदीराम ने अकबर के दरबार में जाके बोला कि राजा साहब देखो ऐसा है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने राइटिंग में लिखा है, देखो ये रहा राइटिंग में अग्रीमेंट, और इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया जाएगा तो आई डू हैव अ राइट कि मैं उसकी बॉडी से क्या निकाल लूँ? फ्लैश निकाल लूँ। आई डू हैव अ राइट। तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ बताओ? अब नेकी राम मना कर रहे हैं। अच्छा, अकबर को भी अच्छे से पता था कि बदीराम इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, वो बाय हुक बाय क्रुक लोगों को फंसाता है और गंदी हरकतें करता है, और नेकी राम वॉज अ गुड पर्सन। उसको भी बड़ा दुख हो रहा था कि यार ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब उसने अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो वो भी क्या करे। तो तभी एंटर होता है बीरबल जी। तो बीरबल ने सारी कहानी सुनी समझी, एंड देन ही सेड देखो ऐसा है, क्योंकि तुमने अग्रीमेंट राइटिंग में लिखा है, इसीलिए नेकी राम तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी से फ्लैश तो देना पड़ेगा, अपनी बॉडी से फ्लैश तो देना ही पड़ेगा। बीरबल ने ऐसा बोला, अपनी बॉडी से फ्लैश तो देना ही पड़ेगा। तो नेकी राम वॉज लाइक ये क्या है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा मतलब एट द एंड। लेकिन साथ ही में बीरबल ने बोला ठीक है लेकिन रुको, व्हाट इज सेन, तुमने बोला ना बॉडी से फ्लैश निकालना है, लेकिन तुम्हारे एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा कि फ्लैश के साथ साथ ब्लड भी निकलेगा। अब तुम एक काम करना, अगर नेकी राम की बॉडी से ब्लड निकला तो जितने ब्लड ड्रॉप्स तुम उसकी बॉडी से निकालोगे ना, उतने ब्लड ड्रॉप हम तेरी बॉडी से भी निकालेंगे, खून के बदले में खून। समझ रहे हो बात? एंड बदीराम वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है, जब तक खून नहीं निकलेगा तो फ्लैश कैसे निकलेगा, बल्कि हम हल्का सा कट लगाएंगे तो खून पहले निकलेगा, और फ्लैश की तो कहने की क्या ही बात है। एंड ही वाज लाइक सदमे में आ गया था, उसने कहा यार अब मैं क्या करूं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और उसको लगा कि अब तो भाई साहब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, अब मैं फंस चुका हूँ। तो उसने कहा चलो काटे उसका हाथ वाथ काटे। बोले नहीं नहीं रहने दो, हो गया हमारा डन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो उसी वक्त वहां से भाग गया। तो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राफ्ट। आपने ड्राफ्ट में जो लिखा है वो मैटर करता है कि क्या, वैसे तो बैड इंटेंशंस थे, ये क्या लिखना भूल गया? ब्लड। अगर ये ब्लड भी लिख देता तो क्या यहाँ पे बीरबल बचा पाता उसको? डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब ड्राफ्ट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ड्राफ्टिंग की हमारी एक्चुअल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नॉट इवन प्रोफेशनली बट पर्सनल लाइफ में भी ड्राफ्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं तो दो चार एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि कैसे हमारे लिए ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात, मान लो इफ यू आर वर्किंग एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी, ठीक है, आप CS बन गए एंड यू ज्वाइंड एज ए कंपनी सेक्रेटरी इन अ लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है? रिलायंस। अरे सही, अच्छा चलो रिलायंस, रिलायंस यू ज्वाइन। अच्छा, अब फ्रेशर हो आप और रिलायंस ऑफर्ड यू 20 लाख का पैकेज, एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? फ्रेशर होते तो हम 7-8 लाख 9 लाख इतना ही एक्सपेक्ट करते, 20 लाख तो डबल हो गया है ना। अच्छा, अब 20 लाख का पैकेज उन्होंने ऑफर किया आपको, तो काम कैसे करोगे कंपनी में? डेडिकेशन, मेहनत, ईमानदारी, जो काम आता है वो तो करोगे, जो नहीं आता है वो भी करोगे, है ना कहीं से किसी को कॉल लगाओ, कभी किसी को कॉल लगाओगे, अपने सीनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, किसी ना किसी को फोन लगा लगा करके, या आजकल तो गूगल AI सब कुछ इतना ज्यादा है, मतलब समहाउ जैसे तैसे करके हम उस काम को निपटाने का ट्राई करें, राइट है।
अच्छा सैलरी डे आ जाए, सैलरी डे, और सैलरी डे पे मान लो आपको चेक मिले, और जो चेक यू आर रिसीविंग, अच्छा 20 लाख के हिसाब से साल का कितना हो गया, महीने का कितना हो गया, 1.5 लाख अप्रोक्स है ना, 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। बाकी 18 लाख होते हैं, फिर बाकी का जो समझ लो कुछ कंपनी का सीटी सुई भी होता है बहुत सारे, कि आपको लैपटॉप वैपटॉप दे दिया, वो सारे कॉस्ट भी होती है। तो मान लो 1.5 लाख पर मंथ का आपका चेक आना था, और जब एक्चुअली यू रिसीव द चेक, तो चेक अमाउंट वाज ओनली 50,000 सपोज। सदमा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा तो कहाँ जाओगे, एचआर के पास? सर आप इस पे ना एक 1 लगाना भूल गए। आपने 50 लिख दिया। एचआर बोल रहे हैं नहीं जी हमारे पास तो नोटिस है आपके अपॉइंटमेंट का, और उसमें हमारे पास सैलरी वैलरी 50,000 ही मेंशन है। तो वो आपसे पूछेगा कि बताओ आपके पास क्या अग्रीमेंट है। सपोज आपने अग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है, आपने ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में ज्वाइनिंग कर लिया है, तो क्या आप अपने 20 लाख के पैकेज को सिक्योर कर पाओगे? नो। वर्बल बातों का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। हर चीज क्या होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए। अगर रिटर्न नहीं है तो समझ लो बैंड बच जाएगी आपकी। चलो वन मोर एग्जाम्पल। वंस अपॉन अ टाइम की बात है, रियल केस है। जैसे ये बिल्डर्स नहीं होते, बहुत सारे फ्लैट फ्लैट बनाते हैं, और जैसे आजकल तो रिसेंट ट्रेंड क्या है कि बिल्डर्स डायरेक्टली सेल करते हैं, है ना। पहले डायरेक्टली सेल नहीं करते थे बिल्डर्स, क्या करते थे, ब्रोकर्स के थ्रू सेल करवाते थे, है ना, ब्रोकर्स के थ्रू। अच्छा, बिल्डर जो है वो कुछ कमिटमेंट कर रहा है, ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ और ही कमिटमेंट कर रहा है, और इन सब में फंसता कौन है? कस्टमर। चलो वंस अपॉन अ टाइम की बात है, ये रियल केस है। ये बड़े बड़े बिल्डर से नाम नहीं ले रही मैं कौन सा बिल्डर है, उनके ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट नहीं आते बड़े बड़े, ऐसे बहुत बड़ा सारा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का इनका प्रोजेक्ट आया। ऑलमोस्ट इसमें 1000 फ्लैट्स थे, फिर ज्यादा ही होंगे शायद, तो 1000 फ्लैट्स इन्होंने ब्रोकर्स को लगा दिया, और ब्रोकर्स को बोल दिया कि भाई तुम्हें इतनी ब्रोकरेज मिलेगी हर एक फ्लैट को सेल करने पर। तो ब्रोकर ऑब्वियसली चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैट बेचे। तो अब हमारे एक नोन है, उन्होंने इस ब्रोकर से बात की, तो उन्होंने एक साथ बल्क डील की। जैसे बहुत सारे नहीं होते लोग कि जिन्होंने सबने एक साथ बोले हम तुमको एक साथ है ना 5-7 फ्लैट बुक करा देंगे, हमें क्या एडवांटेज दोगे, है ना। तो अब सोचो एक एक, एक फ्लैट बेचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मान लो 8 से 10 कस्टमर एक साथ ही आ जाए, तो ब्रोकर को भी तो फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। तो मान लो 10 कस्टमर्स ने एक साथ बोल दिया कि हाँ हम सारे फ्रेंड्स हैं और हम सारे के सारे मिलकर के वहां पे उस सोसाइटी में अपना फ्लैट बुक करेंगे। तब तो ना सीनियर सिटीजन थे, तो अभी तो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, लेकिन दे प्लान, आजकल सब लोग का अलग प्लानिंग चलता है, तो उन्होंने सोचा कि हम सारे सारे फ्रेंड्स जो हैं एक साथ वहीं रहेंगे। काफी अच्छी क्लब फैसिलिटीज भी है वहाँ पे, स्विमिंग पूल एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर। तो कितना कि हाँ जन्नत में जी रहे हो आप। तो ये प्लान करके 10 लोगों ने अपना फ्लैट बुक कराया, और उस ब्रोकर ने कमिट किया कि वैसे तो बिल्डर की तरफ से आपको जो किचन मिल रही है वो मॉड्यूलर किचन नहीं है, उसमें मतलब अनफर्निश्ड फ्लैट्स ही बुक हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप 10 फ्लैट्स एक साथ बुक करा रहे हो तो हम आपको एक डील देते हैं कि हम आप सबकी किचन को मॉड्यूलर करा के देते हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्निश्ड करा के दे देंगे, किचन किचन का काम हम फर्निश करा के दे देंगे। तो भाई ये लोग भी मान गए, उन्होंने कहा ठीक है यार अच्छी बात है, हमको भी फायदा हो गया, हमने इसको भी फायदा दिला दिया। एक एक फ्लैट के लिए दे गेट वेरी गुड अमाउंट, और एक साथ 10 फ्लैट में अगर मॉड्यूलर कराएंगे तो सस्ता ही पड़ता है, ज्यादा कुछ महंगा भी नहीं पड़ता। अब फाइनली पोजेशन डे आ गया, फ्लैट्स का पोजेशन दे दिया गया, लेकिन किचन मॉड्यूलर नहीं हुई। जब इन कस्टमर्स ने इस ब्रोकर को बोला, ब्रोकर मुकर गया बाद में कि मैंने कब बोला था, मैंने तो आपको साफ ही बताया था कि बिल्डर ने तो अनफर्निश्ड फ्लैट्स दे रखे हैं, देखो ये रहा ब्रोशर। अब वो ब्रोशर दिखा रहे हैं। डू दे हैव एनी प्रूफ इन दिस रिगार्ड? दे हैड डन अ मिस्टेक, उन्होंने राइटिंग में करवाया नहीं था। और पहली बात, ब्रोकर के राइटिंग में करने से कुछ होता भी नहीं है, इसके कहने से होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी सेल हो रही है, बिल्डर की। तो जब तक बिल्डर की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता अग्रीमेंट के अंदर कि हम आपको फर्निश्ड किचन करा के देंगे, तब तक ब्रोकर के वर्बल या राइटिंग के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू भी नहीं है। कोई थर्ड पार्टी आके थोड़ा ना कुछ भी कमिटमेंट करके चल जाएगी। तो इट मीन्स राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। whenever you are entering into any contract, आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, और सारी बातें एंटर कर लेनी चाहिए
क्योंकि पता नहीं कब किस बात में आप फंस जाएं और फिर लिटिगेशन के वक्त बहुत मुश्किल आए। तो वी विल लर्न इन नंबर ऑफ थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आने वाली है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से ड्राफ्टिंग हम सीखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जो लोग ड्राफ्ट में स्किल्ड होते हैं ना, अकेला ड्राफ्ट अपने आप में इतना पावरफुल है कि सिर्फ ड्राफ्ट से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लोग एक एक प्लीडिंग ड्राफ्ट करने के 20-20 हजार रुपए ले लेते हैं, पता है आपको? 15 to 20,000 रुपीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राफ्टिंग अ प्लीड। तो अगर हम यहाँ सीख जाएंगे तो सोचो, शानदार काम। और वैसे भी जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हो ना, इंटरव्यू में भी ड्राफ्टिंग करवाते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो हमारी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। बिना ड्राफ्टिंग के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमें हर छोटे से छोटा, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का और कुछ काम नहीं तो सेक्रेटरी काम तो होता ही है। तो उसमें मिनट्स ड्राफ्ट करने, नोटिस ड्राफ्ट करने, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ड्राफ्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन में, राइट है। चलो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हमारा ड्राफ्टिंग पेपर जो है 2 पोर्शन में सेग्रीगेटेड है। पार्ट 1 70 मार्क्स का है एंड पार्ट 2 हमारा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो पार्ट 1 में ऑलमोस्ट हमारे 8 चैप्टर है ऑलमोस्ट, और उसके बाद से चैप्टर 9 से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है, तो 5-6 चैप्टर इसके अंदर हमारे कवर होते हैं। तो अब जो हमारा ये पार्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम मॉड्यूल के सीक्वेंस में नहीं चलते, क्योंकि मॉड्यूल में पहले कोई सा भी चैप्टर दे रखा है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2, दैट इज व्हाट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम पूरा एंटायर ड्राफ्टिंग का बेस अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग की जान है, सोल है बेसिकली है। ये चैप्टर नहीं समझा तो आगे बहुत सारे चैप्टर समझ ही नहीं आएंगे आप लोग को। तो हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ टर्मोलॉजीज हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी नई नई टर्म्स हमें ड्राफ्टिंग में सीखने को मिलेगी, वो सब हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। शुरू हो जाए, ऑल सेट, चलिए। तो सबसे पहले व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग होता क्या, अब आप लोग को बताओ मुझे कि व्हाट इज ड्राफ्टिंग क्या है। बेसिकली कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बनाना, ओके, और अग्रीमेंट, ओके, एंड जो भी मन में आ रहा है बोलो, क्योंकि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। व्हाटएवर यू थिंक, आपको क्या लगता है व्हाट इज ड्राफ्टिंग? कुछ भी, एनीथिंग, ओके ओके, ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके, रिटन डॉक्यूमेंट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग में होना चाहिए ड्राफ्टिंग के लिए, यस, हाँ हाँ, श्योर श्योर, डेफिनेटली राइटिंग में होना जरूरी है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट के लिए, ओरल तो हो ही नहीं सकता। ड्राफ्ट क्या है ये, रिटर्न है ये। ड्राफ्टिंग क्या है ये, रिटर्न है ये। तो ये कैसे होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। और राइटिंग में किसका कॉम्बिनेशन है ये, लॉ एंड फैक्ट्स का। किसका कॉम्बिनेशन है ये, लॉ एंड फैक्ट्स का। देखो पहली बात तो ऐसा है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो अनलॉफुल है वो डालने से कोई फायदा नहीं है, फिर तो वो इम्प्लीमेंटेशन होएगा ही नहीं, वॉइड है वो, है ना। तो पहली कंडीशन तो क्या है, आप यहाँ पे जो भी कुछ डालेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, किसी भी एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा, अब लॉफुल तो है, दो पार्टीज के आपस के टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं ना, क्या सबके कंडीशन सेम ही होंगे? ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं। तो फैक्ट्स सबके अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया, माइट बी आई डिमांड 1 करोड़ का पैकेज। आई एम द कंपनी सेक्रेटरी सिंस 2009, इट्स बीइंग लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो मुझे लॉ यूं रटे हुए पड़े हैं, ड्राफ्टिंग मेरी औसम है। अब अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो 1 करोड़ से कम नहीं मानूंगी मैं। तो दिस इज व्हाट माय बार्गेनिंग। अब कंपनी बोलती है कि आपको है ना कुछ पीरियड के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, है ना, इतने पीरियड तक आप लॉक इन रहेंगे, आप जा नहीं सकते हैं ना। बॉन्ड भरवाते हैं ना कुछ कंपनीज। मैंने बोला नहीं भर रही मैं बॉन्ड, अपॉइंट करना है तो करो, नहीं तो मत करो। और वैसे भी आजकल कंपनी सेक्रेटरी आ रही ह्यूज डिमांड। अब अभी आप लोगों की चलती है भाई, जो आप लोग बोलोगे वही फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज को, है ना। अच्छा, तो ये मेरी कंडीशन है, मैंने बोला कोई बॉन्ड नहीं भर रही मैं। अच्छा, अब वहीं कोई फ्रेशर है, तो फ्रेशर को कंपनी ऑफर करी 10 लाख का पैकेज, 10 लाख, 10 करोड़ लिख दिया मैंने, 10 लाख का पैकेज। अच्छा, और वहां पे हो सकता है बॉन्ड भी भरवा दे कि आपका 2 साल का बॉन्ड है, तो कंडीशन चेंज हो गई ना। अच्छा, वहीं पे हो सकता है कि कोई और बहुत सीनियर कंपनी सेक्रेटरी है,
जो 50-60 साल के हैं उनको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो बोलते हैं भाई ऐसा है 10 करोड़ से कम नहीं रखना है तो रखो, और मेरी मेरी कंडीशन है, अब ये मान लो तुम, अगर ये मानते हो तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। इसका मतलब हर एक पर्सन की अपनी ओन टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्स। और ये फैक्ट्स क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। अच्छा, वैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के कंसर्न में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन में वो मिसकंडक्ट वगैरह भी डालते हैं। मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट समझते हो कि अगर तुमने इसमें से कोई भी काम किया तो तुम्हारा जॉब गया है काम से, टर्मिनेट हो जाओगे तुम, है ना। अब मिसकंडक्ट की डेफिनेशन भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पिच से बियॉन्ड अगर आपने चिल्ला दिया तो वो मिसकंडक्ट माना जाता है। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे कुछ कुछ कंपनीज में तो ऐसा है, जो ये नाइट शिफ्ट वाले नहीं होते कॉल सेंटर्स वगैरह, उनमें तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को स्टेयर कर ले 30 सेकंड से ज़्यादा, मिसकंडक्ट है वो। ये उनके कंडीशंस में क्लियर लिखा था, घूर दिया ना आपने, वो कंप्लेन कर दिया अगर, बस मिसकंडक्ट है, जॉब गई उसकी। तो इट मीन्स व्हाट, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का या दो लोगों के बीच की कंडीशंस का फैक्ट अलग अलग हो सकता है, बट जो भी फैक्ट डालो वो फैक्ट लॉफुल होना चाहिए। अब सपोज करो, मान लो मैंने बोला कि सानवी ना, सानवी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, सभी फेवरेट है पर अभी अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल में, सानवी मेरे लिए कुछ भी कर दोगे, ये भी सोच रही है हाँ कर दोगे, आप सच्ची बताओ, कुछ भी जो मैं बोलूंगी, एनीथिंग कंडीशन लगा दी इसने, वैलिड होना चाहिए। अच्छा, मैंने सोचा, मैंने बोलना सानवी कि यार मेरे कोई दुश्मन है, कोई एक्स, तो टपकाना है तो सानवी कर दोगे मेरे लिए, लॉफुल नहीं है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं यार, 1 करोड़ रुपए दे दूंगी मैं, फिर भी नहीं कर अरे यार तो गलत पर्सन ले लिया मैंने एग्जाम्पल में चलो अपन टपका देंगे चलो पैसे बढ़ा देते हैं, चलो 10 करोड़ अभी ठीक है। अब अभी सोच रही है, अरे तो ठीक है 10 करोड़ तो कम थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, टपकाने में ऐसे ना हाथ से मारना, मारा कुटी थोड़ा ना करना है, बस कुछ नहीं करना कि एक कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ मैं, वो दवाइयाँ उसके खाने में डाल देना, बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। दवाइयाँ मैंने खरीदी है, सब कुछ मैंने किया है, आपको तो बस जाके उसके फूड में मिलानी है। ओके, चलो 10 करोड़ का सवाल है। अब क्या हुआ ना, अग्रीमेंट तो हमने कर लिया, राइटिंग में भी कर लिया, क्योंकि दिव्यांशी, दिविशा सॉरी, हाँ दिविशा को ये डाउट है कि पता नहीं सोनू मैम पेमेंट करे ना करे, मुकर जाए कल को फ्यूचर में, तो हमने राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जैसे ही दिविशा इस मिस्टर एक्स के फूड में ये दवाइयाँ मिला के आएगी, आई विल पे हर 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, दिविशा जैसे ही दवाइयाँ मिला के आई तो उसे बोला नाउ मैम 10 करोड़ रुपए दो, तो व्हाट वुड आई से, कौन से 10 करोड़, दिविशा कैसी बातें कर रहे हो, नहीं आप कौन तो नहीं बोलूंगी, मैं जानती हूँ दिविशा को, मेरी क्लास में पढ़ती है, तो आप कौन तो नहीं बोल रही, लेकिन हाँ दिविशा कैसी बातें कर रहे हो, मेरी शक्ल को देखो, लगता है तुम्हें कि मैं किसी को टपकाऊंगी। तो दिविशा बोली मैम ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ राइटिंग में, हमने साइन करके दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स की दवा दवा मिलाऊंगी मैं खाने में, और आप मुझे 10 करोड़ रुपए दोगे, देख लो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगी, अच्छा कोर्ट में जाऊंगी, जाओ, फिर कोर्ट में जा नहीं सकती हम दिविशा, कोर्ट में गई तो वो खुद जेल जाएगी पहले पहले उसको उसको जेल होगी, तो ऑब्वियसली दिविशा क्या मुझसे इस रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करा सकती है, नहीं, क्योंकि क्या है ये अनलॉफुल है, लॉफुल कंडीशन नहीं। वो अलग बात है, दिविशा आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करेगी, बोलेगी मैडम जब मैं एक को टपका सकती हूँ ना हम मैं दूसरे को भी टपका सकती हूँ, तो हाँ मैं आप बचने वाली नहीं हूँ, 10 करोड़ खा गई मेरे, तो इट्स जस्ट फॉर द फन, एग्जाम्पल को सीरियसली मत ले लेना चलिए, तो व्हाट इज ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, लॉ एंड फैक्ट्स कैसे, in language form. Drafting in legal sense means an act of preparing legal documents like agreements, contracts, deeds, etc. तो ये सारी बातें जो हैं वो क्या है हमारी ड्राफ्टिंग में फॉल करेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें हो गई, नंबर 1 क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन है लॉ एंड फैक्ट्स का, किस फॉर्मेट में,
रिटन में, लैंग्वेज फॉर्मेट के अंदर ये होगा। और ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लाइक क्या क्या हो सकता है इसमें, कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो सकती है। सब चीजों का मतलब क्या होता है हम आगे अभी सीखेंगे। तो क्या ये मीनिंग सबको समझ में आ गया? ड्राफ्टिंग क्लियर है सबको? चल अब है व्हाट इज कन्वेंसिंग। कन्वे, ये वर्ड आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा है। बचपन में ना जब आप लेटर राइटिंग लिटरेचर में पढ़ते थे, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड डैड, लिखते थे ऐसे। कन्वे का मतलब क्या होता है? कन्वे का मतलब देना, देना। कन्वे का मतलब देना। अच्छा यहाँ कन्वे से क्या मतलब, ये वो वाला देना नहीं है। अब यहाँ कन्वेंसिंग से क्या मतलब है, कुछ कुछ देना ही है, लेकिन क्या देना? प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट। जब भी हम ट्रांसफर करते हैं किसी पर्सन को, तो उसको हम मतलब क्या बोलते हैं? कन्वे। जो हमारा लीगल टर्म है यहाँ पे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कन्वेंसिंग। जैसे सपोज करो मिस्टर ए सोल्ड हिज प्रॉपर्टी टू बी, तो इट मीन्स ही कन्वेड दिस प्रॉपर्टी टू बी, क्योंकि अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट है वो किसको हो गए हैं? बी को हो गए हैं। तो जब वो ट्रांसफर करता है तो क्या वर्ड यूज करता है यहाँ पे? कन्वे। एम आई क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा ये प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है, वेदर इट कैन बी मूवेबल असेट और इमूवेबल असेट। तो यहाँ पे वैसे तो जो हम टोपा पढ़ते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो इमूवेबल असेट की बात करते हैं, तो वहां तो कन्वेंसिंग सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल के लिए होता है। बट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो मूवेबल हो या इमूवेबल असेट हो, जब भी किसी एसेट में कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कन्वेंसिंग वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स होल्ड इट। The art of drafting of deeds and documents whereby interest in property is transferred by one person to another person. Thus, कन्वेंसिंग इज ड्राफ्टिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई भी ड्राफ्ट जिसमें प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंसिंग। क्या सारे ड्राफ्टिंग में कन्वेंसिंग होगी? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। आज मान लो किसी आप एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो, है ना, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हो तो क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा? नो, डेफिनेटली नॉट। तो सेल डीड बना रहे हो तो होगा, लीज डीड में होगा। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वहां कन्वेंसिंग होगा, उसके अलावा बाकी कंडीशंस में कन्वेंसिंग नहीं होगा। अच्छा मॉर्टगेज, उसमें कन्वेंसिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। देखो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सारे राइट से ट्रांसफर होते हैं, है ना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे ओनरशिप, टाइटल, एक तो होता है टाइटल, एक होता है यूज का राइट, है ना। एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल इंटरेस्ट है ना, पोजेशन, हाँ यूज पोजेशन, एक लीगल इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी के कंसर्न में आप कोर्ट में जाकर के केस वेस फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे राइट्स होते हैं। तो आपने जरूरी नहीं कि आपने टाइटल ही, टाइटल में तो फिर सब कुछ ही चला गया, जरूरी नहीं ऐसा कि टाइटल ही, टाइटल तो सिर्फ किस में जाएगा? सेल में या गिफ्ट में, है ना। अगर मान लीजिए आप यूज से रिलेटेड राइट देते हो तो वो किसमें होते हैं? लीज डीड में, है ना, इसमें पोजेशन भी जाएगा ऑब्वियसली। अच्छा लेकिन हम लाइसेंस भी पढ़ते हैं, लाइसेंस जिसमें सिर्फ पोजेशन जाता है लेकिन वहां पे आपको प्रॉपर्टी में लीगल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। तो ये अलग अलग टाइप के ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रॉपर्टी में अगर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? कन्वे वर्ड यूज। एम आई क्लियर? कन्वेंसिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वेंसिंग और ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी whether movable or immovable from one person to another permitted by customs, conventions and law। देखो कई बार बहुत सारी चीजें किसी लॉ में लिखी नहीं होती हैं, कई बार कुछ चीजें कुछ सोशल कस्टम्स के हिसाब से चल रही होती हैं, समझो मेरी बात। कुछ सोसाइटी के अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ सोसाइटी के अपने कॉन्ट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। जैसे मैरिटल स्टेटस वाले केसेस की हम बात करें, मैट्रिमोनियल जो भी केसेस होते हैं, इंडिया में मैरिजेस करने के तरीके बहुत सारे हैं ना। क्या पूरे इंडिया में एक ही तरीके से मैरिज होती है? नहीं। तो उसमें क्या एप्लीकेबल होता है? कस्टम, सोसाइटी के कस्टम्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कुछ लोग तो कोर्ट मैरिज करते हैं तो वो तो पूरे इंडिया में हर जगह वैलिड होते हैं। कुछ कुछ सोसाइटीज में 7 फेरे लिए जाते हैं, 7।
कुछ सोसाइटी में 6 ही फेरे होते हैं, कुछ में 4 ही होते हैं। तो जिनमें 7 होते हैं वो तो 4 वालों को आधी शादी मानेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? आधी शादी मानेंगे ना। जैसे हम लोगों के पूरे 7 फेरे होते हैं और हम लोग का ऐसा बोला जाता है कि 6ठे फेरे तक भी शादी कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा बोला जाता है। वेयरएस बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर 4 ही फेरे होते हैं, तो क्या वो शादी वैलिड नहीं है? अरे वैलिड है भाई, उनके कस्टम एंड रिचुअल्स के हिसाब से वो वैलिड ही है। और कई कई जगह तो ये फेरों का सिस्टम ही नहीं है। अब जैसे क्रिश्चियंस हैं तो वो फेरे थोड़ा ना करेंगे, तो उनमें क्या होता है, चर्च में जाकर के वो लोग शादी करते हैं ना। और या फिर जो अगर मुस्लिम्स हैं तो उनमें भी फेरे थोड़ा ना होते हैं, उनमें क्या होता है, कोई एक्सेप्टेंस होती है, सिंपल है ना। तो जो उनके मौलाना या जो भी होते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, बट हाँ वो कुछ बोलते हैं कि हाँ फिर आई एग्री या डू एग्री है ना, तो हाँ मुझे कबूल है समथिंग सॉर्ट ऑफ करके। तो मतलब हर जगह हर सोसाइटी में रिचुअल्स अलग अलग है। अब हम बोलते हैं कबूल है तो शादी हो गई क्या हमारी? हद हो गई है। तो इसका मतलब जो सोसाइटी है उसके हिसाब से अगर कुछ कस्टम्स है तो उसके हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जा सकता है within the legal structure of the country. As such, deed of transfer is a conveyance deed which could be for movable or immovable property, and according to the TOPA, transfer may be by way of sale, lease, gift, exchange, will, bequeathment. अच्छा, ये जो bequeathment है ये ना will में यूज होता है, ये जबरदस्ती एक और वर्ड दे दिया इन्होंने। बेसिकली जब हम वसीयत बनाते हैं तो जब वहां पे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं bequeath। क्या वर्ड यूज किया जाता है? bequeath. But acquisition of property by inheritance does not amount to transfer under the strict sense of the legal meaning. अच्छा ये will को बोल रहे हैं लेकिन inheritance को नहीं बोल रहा, क्यों? सही बात है। अच्छा आप लोगों ने इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में सुना है क्या? अच्छा ये सक्सेशन एक्ट किसके बारे में है कि आफ्टर डेथ प्रॉपर्टी का कैसे डिस्पोजल किया जाएगा, है ना। जैसे पुराने जमाने में आप मैक्सिमम देखोगे कि लोग है ना वसीयत बनाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे। मतलब ऐसा क्यों करते थे, कुछ आइडिया? हाँ मतलब पहले से, हाँ ना, उनको लगता था कि अगर मैंने जिंदा रहते ही किसी एक को दे दिया तो अभी से लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा उन पर ही। उनको ये पता नहीं था कि उनके जाने के बाद लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, बेटर है कि पहले ही कर जाते। अच्छा अब पुराना इंडियन सिस्टम ये भी था कि सब कुछ बेटों का ही है, बेटी का कुछ भी नहीं है, बेटी को हम अलग तरीके से इंसेंटिव देते हैं। प्रॉपर्टी में शेयरिंग बेटियों को भी दी जाती है पुराने जमाने में, लेकिन वो अलग तरीके से दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शादी में डाउरी मतलब गिफ्ट जो दिया जाता था, बेसिकली इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो एक डैड अपने डॉटर को दे रहा था, है ना। पर उसको एक गलत इंटेंशन से देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब तरीका कुछ और था लेकिन देखना कुछ और ही स्टार्ट कर दिया उसको। फिर वो बाउंडेशन रेस्ट्रिक्शन में डाल दिया, अब भाई किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो हिस्सा कहाँ से देगा, और उसको एक जबरदस्ती गिफ्ट वाला की डाउरी देनी ही पड़ेगी, वो गलत चीज में चली गई। अच्छा फिर सेकेंडली आपने बहुत सारी बार इंडियन रिचुअल्स अगर देखी हो तो उनमें बहुत सारे चीजें होती है, ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे बेटी को कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जैसे नहीं, जैसे वो ओकेजन्स कौन से होते हैं जब बेटियों को गिफ्ट दिया जाता है? रक्षाबंधन तो होता ही है ना, तीज पे, है ना, ये सारे फेस्टिवल्स तो है ही जिन पे, वो तो हर साल है ही, वो तो छुटपुट है, वो बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन जैसे क्या होता है, बेटी के अगर कोई बच्चा होता है ना, तो उस वक्त काफी अच्छा खासा गिफ्ट जाता है, बहुत अच्छा, मतलब जितना शादी में जाता है उतना ही उस टाइम पे भी जाता है। अच्छा सेकेंडली घाट का प्रोग्राम, घाट मतलब जो भी कुआ पूजन, जो अलग अलग वर्ड्स अलग अलग बोले जाते हैं। या फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके मायरे होते हैं, मायरा सुना है ये नाम सारे। अच्छा हाथ बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह मायरा बोलते हैं, मतलब वो सब अलग अलग है ना, जो भी है जैसा भी बोला जाता है, उनमें मत जाना डिटेल्स में। बट मैं जस्ट मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना बताना है कि पहले पुराने जमाने में इसी तरह से डॉटर्स को अपनी प्रॉपर्टी में शेयरिंग दी जाती थी, और फिर माना जाता था कि जो इमूवेबल एसेट है वो बेटा संभालेगा, बिजनेस वही संभालेगा, वही देखता है, तो वो उसका हिस्सा है। तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई, वो अंडरस्टूड था। और इवन बेटियां भी कभी बोलती नहीं थी कि भैया मुझे हिस्सा चाहिए, क्योंकि शी वॉज डैम हैप्पी विद व्हाट शी वॉज गेटिंग, है ना। क्योंकि एट द एंड पहले ऐसे माना जाता कि भाई जिंदगी भर बेटा संभाल रहा है माँ बाप को, जिंदगी भर वही एक्सपेंसेस कर रहा है उनके, तो ही वुड हैव गेट ऑल दीज असेट्स। और वो तो भैया पहले कितनी छोटी एज में तो लड़कियों की शादी हो जाती, 15 साल 12 साल में तो शादी करके टाटा बाय बाय कर दिया, भाई आपने क्या किया आपको अपने पेरेंट्स के लिए, और आपको दे ही रहे हैं हर बार कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लेकिन
अब जैसे बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, वसीयत, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट देखे, अब उन्होंने ये तो सोच लिया भाई भाई, तो भाई 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 में भी तो डिस्प्यूट हो गया ना, चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो, भाइयों भाइयों में भी डिस्प्यूट हो ही जाता है। अंबानी हुआ ना, धीरू भाई अंबानी चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ, बंटवारे हुए ना कंपनीज के अंदर, क्या साथ में रह करके काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो लोगों की थिंकिंग प्रोसेस ही डिफरेंट होती है यार, दो लोग कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। मुकेश अंबानी बोलते हैं मेरे काम करने का तरीका ये, अनिल अंबानी बोलते हैं मैं तो ऐसे सोचता हूँ, अब दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे, तो मुकेश अंबानी बोलते हैं मैं बड़ा भाई हूँ, बोलते हैं मैं भी तो छोटा भाई हूँ, पिताजी की प्रॉपर्टी तो तेरी है तो मेरी भी है, ऐसे में क्या होगा, फिर काम सही से हो नहीं पाता, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कंपनीज बांट ली, और फिर देन व्हाट हैपेंड, कम्युनिकेशन, इवन दो मुकेश अंबानी का ड्रीम था टेलीकम्युनिकेशन, बट हु गॉट दिस, अनिल अंबानी गॉट दिस। वो अलग बात है कि अनिल अंबानी इतने टैलेंटेड नहीं थे, या मतलब ठीक है जो भी है वट एवर द केसेस थे, कि वो बिजनेस को सस्टेन नहीं करा पाए, और स्वाहा, और वो और मुकेश अंबानी को नहीं मिला तब भी, है ना, लेकिन अगर वसीयत होती तो, है ना, तो वसीयत में इंसान अपने मरने से पहले प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, बिक्वेथ करता है, इसलिए वो कन्वेंस है। वेरस मरने के बाद तुम जो कर रहे हो कर लो बंटवारा, मैंने तो नहीं ट्रांसफर किया, मैं तो ऊपर पहुंच गई, जैसे कोविड डेज में हुआ बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत छोटी छोटी एज में सडन डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई तो क्या उस वक्त वसीयत बना रखी थी, नहीं, तो फिर वहां पे जो भी कुछ मिलेगा कैसे मिलेगा, सक्सेशन के हिसाब से मिलेगा, तो सक्सेशन के हिसाब से मिल रहा है ऑटोमेटिकली, इक्वली, ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ था। इसीलिए जब हम सक्सेशन एक्ट इनहेरिटेंस की बात करते हैं वहां पे कन्वेंस वर्ड यूज नहीं करते हैं, बाकी जहां पे भी हम वॉलेंटरली अपनी एसेट को किसी और को इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कन्वेंस। क्लियर, क्या ये वर्ड समझ में आ गया सबको? अच्छा, कौन कौन से दो वर्ड हो गए हमारे, नंबर 1 ड्राफ्टिंग, नंबर 2 व्हाट इज ड्राफ्टिंग, जल्दी बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स इन लैंग्वेज फॉर्म, तो इन लीगल सेंस व्हाट इज ड्राफ्टिंग, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हम, लाइक अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स या डीड्स एटसेट्रा। व्हाट इज कन्विंसिंग, किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, और दिस प्रॉपर्टी कैन बी इधर मूवेबल और इमूवेबल। किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, सेल के फॉर्मेट में, लीज के फॉर्मेट में, गिफ्ट के फॉर्मेट में, या विल के फॉर्मेट में, बिक्वेथिंग, है ना, लेकिन ये इनहेरिटेंस इसमें फॉल नहीं करेगा, ठीक है, चलिए, सेल, लीज, गिफ्ट एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल हो गए, ऊपर ऑलरेडी गिवन थे एग्जांपल्स। चलो, अब ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में ना डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें ये डिस्टिंग्विश कई बार रिपीट भी मारा है इन्होंने, इसमें जितने भी कुछ सेलेक्टेड डिफरेंसेस है वैसे भी तो बार बार रिपीट होते हैं, तो ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, अभी हमने दो वर्ड पढ़ लिए, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस है, तो ड्राफ्टिंग इज अ वाइडर टर्म, है ना, और कन्वेंसिंग इज अ नैरोअर टर्म, एवरी ड्राफ्टिंग इज नॉट कन्वेंसिंग बट एवरी कन्वेंसिंग इज, हो गए ना फर्जी वाले पॉइंट्स, तो दो तो हो ही गए। अच्छा, ड्राफ्टिंग में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है भाई, और कन्वेंसिंग में तो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा ही होगा, एंड एक एग्जांपल का बना लेंगे हम, तो ड्राफ्टिंग में कन्वेंसिंग के अलावा वाले एग्जांपल डाल सकते हैं हम कोई से, जैसे सर्विस अग्रीमेंट या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस, ये सब क्या होते हैं, ड्राफ्टिंग में आते हैं, वेयरएज गिफ्ट डीड, लीज डीड, ये सब किस में आएगा, हमारे कन्वेंसिंग एग्जाम। चलो, डेफिनेशन, डेफिनेशन डाल दोगे दोनों में, स्कोप, ड्राफ्टिंग इज वाइडर टर्म, every drafting is not, अरे नहीं, every drafting is not convincing, ड्राफ्टिंग में तो और भी सारे ड्राफ्ट हो सकते हैं ना, whereas it is narrower term, every convince is drafting, is drafting, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया, ड्राफ्टिंग में हम सर्विस अग्रीमेंट डाल देते हैं ना,
तो ये आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट है, बहुत सारे होते हैं तो जिनमें प्रॉपर्टी का लेना देना नहीं है बस, है ना, वो सब इसमें आएंगे। अच्छा, वेयर एज कन्वेंसिंग में आएगा सेल डीड, गिफ्ट डीड, फीस एटसेट्रा। ठीक है, कोई शक है? अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स हमने सीख लिए हैं अलॉन्ग विद डिस्टिंग्विशमेंट, वन इज ड्राफ्टिंग एंड वन इज कन्वेंसिंग। यहाँ तक ऑल सेट है, हमारा टाइम हो गया है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।